नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बुकनूक दून पर। जरा अपने बचपन को याद कीजिए, वो दिन जब आपके अंदर भी एक सपना था, कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। लेकिन अगर कोई आपको बार बार रोकता और ये कहता कि तुम कमजोर हो, तुमसे नहीं होगा, तो क्या आप फिर भी अपने सपने पूरे कर पाते? हम सबकी जिंदगी में वो पल जरूर आता है जब कोई हमें छोटा महसूस कराता है। किसी के पास पैसा नहीं होता, किसी को मौका नहीं मिलता और किसी को बस समाज की सोच दबा देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टूटते नहीं बल्कि हर ठोकर से और भी ज्यादा मजबूत बनते हैं। ऐसे ही एक इंसान थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार और सम्मान से बाबा साहेब कहते हैं। वो सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक विचार थे जिसने करोड़ों लोगों को ये विश्वास दिलाया कि अगर इरादा सच्चा हो तो हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आज की इस कहानी में हम सिर्फ एक इंसान की जीवनी नहीं सुनेंगे, हम उस यात्रा को महसूस भी करेंगे जहां एक बच्चा, जिसे स्कूल में पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी, एक दिन संविधान लिखकर पूरे भारत को बराबरी का हक दे गया। क्या आप जानते हैं कि किस पल ने बाबा साहेब के दिल में आग जलाई थी? कौन से गुरु ने उन्हें पहली बार ये एहसास दिलाया कि शिक्षा ही असली शक्ति है? किन किन देशों की मिट्टी पर उन्होंने संघर्ष करते हुए भारत के लिए नया रास्ता बनाया? और आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसने उन्हें भारत का संविधान निर्माता भी बना दिया? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी है उस जज्बे की जो ये कहता है अगर दुनिया तुम्हें कम भी आती हो तो उन्हें अपने काम से जवाब दो। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग जर्नी को जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। कुछ ऐसी रोचक बातें आपको एंड में पता चलेंगी जिसको सुनने के बाद आपको ये फील होगा कि अगर ऐसा हमारे साथ होता तो शायद आज हम जिंदा भी ना होते। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की प्रेरणादायक जीवन यात्रा, जहां हर दर्द एक सबक बना और हर सबक ने एक नया भारत बनाया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1, जन्म, बचपन और शुरुआती संघर्ष। साल था 1891। अंग्रेजों का राज था और समाज ऊंच नीच की दीवारों में बटा हुआ था। किसी इंसान की कीमत उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय होती थी। 14 अप्रैल की सुबह मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे महू में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीमराव रामजी। कौन जानता था कि यही बच्चा एक दिन करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला भर देगा। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में काम करते थे। अनुशासन प्रिय, ईमानदार और शिक्षा के महत्व को समझने वाले व्यक्ति। माँ भीमाबाई बहुत प्यार करने वाली, शांत और सहनशील थी। घर में धन भले ही कम था लेकिन संस्कार और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू ही किया था तो बच्चे उन्हें बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे, उन्हें अछूत कहते थे और उन्हें बहुत ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित यानी कि टॉर्चर किया जाता था। आप जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा उसके दिल पर क्या बीती होगी। और इसी से परेशान होकर उन्होंने अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उनकी माँ ने उनसे ये कहा कि बेटा, यही तुम्हारा संघर्ष है, इसी ऊंच नीच को तुम्हें खत्म करना है और वो सिर्फ शिक्षा से ही हो सकता है। और उनकी माँ की इन बातों ने उन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। पर किस्मत ने बहुत जल्दी परीक्षा ले ली। जब भीमराव बहुत छोटे थे उनकी माँ का निधन हो गया। वो आखिरी बार अपने बेटे से सिर्फ इतना कह पाई, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। ये शब्द भीमराव के दिल में हमेशा के लिए बस गए। अब पढ़ाई उनके लिए सिर्फ ज्ञान नहीं थी बल्कि सम्मान पाने का रास्ता बन गया। लेकिन समाज ने उन्हें ये रास्ता आसान नहीं दिया। स्कूल में उन्हें सबसे पीछे बैठाया जाता, कोई बच्चा उनके पास नहीं बैठता, यहाँ तक कि टीचर भी उनकी कॉपी छूने से डरते थे। अगर उन्हें प्यास लगती तो कोई
पानी देने वाला भी नहीं होता। एक दिन बहुत गर्मी थी। भीमराव ने कई बार पानी मांगा पर किसी ने नहीं दिया। आखिरकार चौकीदार ने ऊपर से बाल्टी झुकाकर हवा से ही पानी गिराया और नीचे भीमराव अपनी हथेलियां फैलाकर पानी पी रहे थे। वो पल उनके दिल में हमेशा के लिए जलता हुआ निशान बन गया। उस दिन उन्होंने खुद से ये वादा किया, मैं पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा, इतना कि कोई मुझे नीचा ना समझे। घर की हालात बहुत कठिन थे। कभी किताबें नहीं होती, कभी जूते फट जाते, कभी पेट में खाना कम होता। फिर भी वो रोज स्कूल जाते क्योंकि उन्हें पता था अगर वो हार गए तो उनके जैसे लाखों बच्चे भी हार जाएंगे। एक बार वो और उनके भाई रिश्तेदारों के घर जा रहे थे। रास्ते में जब गाड़ी वाले को ये पता चला कि वो लोग अछूत हैं, तो उसने उन्हें धूप में बीच रास्ते में ही वहीं उतार दिया। उनके पैर जल रहे थे, गला सूख रहा था, फिर भी वो चलते रहे क्योंकि उनके अंदर एक सपना था। धीरे धीरे टीचर्स को उनके अंदर की चमक दिखने लगी। एक टीचर ने उनके नाम के साथ अंबेडकर जोड़ दिया, जो आगे चलकर उनकी पहचान और इतिहास दोनों बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन दर्द से भरा हुआ था, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर दुख को अपनी ताकत बना लिया। वो कहते थे जिसे समाज नीचा दिखाए वो ऊपर उठकर ही जवाब देगा। वो बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक नहीं दिया जाता था, एक दिन पूरे भारत को समानता और अधिकार देना सिखाएगा। यही थी उनकी कहानी की शुरुआत, दर्द, संघर्ष और हिम्मत की कहानी। और अब अगले भाग में हम ये जानेंगे कैसे इस बच्चे ने अपनी पढ़ाई की पहली सीढ़ी चढ़ी, कैसे वो विदेश पहुंचे और वहां जाकर ऐसा उन्होंने क्या सीखा जिससे उनकी सोच और भारत दोनों हमेशा के लिए बदल गए। पार्ट 2, शिक्षा की पहली सीढ़ी और विदेश की यात्रा। अब भीमराव कॉलेज पहुंच चुके थे, एल्फिस्टल कॉलेज, मुंबई। उस वक्त किसी दलित छात्र का यहाँ पढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्लास में उनके साथ पढ़ने वाले कई बच्चे उनसे दूरी बनाकर रखते थे। कुछ तो उनके पास बैठने से भी कतराते थे, लेकिन भीमराव शांत रहते। वो जानते थे अगर उन्हें सम्मान पाना है तो रास्ता सिर्फ पढ़ाई से होकर जाता है। उनकी आंखों में एक सपना था, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। वो सुबह से शाम तक पढ़ाई करते, रात में दीपक की रोशनी में नोट्स रेडी करते और हर दिन अपने अंदर कुछ नया सीखने की आग जलाते। उन्हें अक्सर पुराने कपड़े पहनकर कॉलेज जाना पड़ता था। कभी कभी जूते फटे होते, पर उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक कभी कम नहीं हुई। 1907 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा भी पास की। अपने समाज के पहले छात्र के रूप में पूरा इलाका गर्व से भर गया, क्योंकि जिस बच्चे को कभी स्कूल की जगह नहीं दी गई वो अब इतिहास लिख रहा था। आगे की पढ़ाई के लिए एल्फिस्टल कॉलेज से की डिग्री ली। वो हमेशा सबसे आगे रहते, शांत, ध्यान से सुनने वाले और हमेशा सवाल पूछने वाले बच्चे। उनकी सोच थी, समझो, रटो नहीं। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़ से। राजा ने उनकी बुद्धिमानी देखकर कहा, तुम्हें विदेश जाकर पढ़ना चाहिए, और उन्होंने भीमराव को स्कॉलरशिप दे दी। वो पल भीमराव के लिए जैसे किसी सपने के समान था। उन्हें ऐसा लगा जैसे मेरा सपना सच हो गया। उन्होंने अपने पिता की आंखों में देखा, गर्व और आशीर्वाद दोनों झलक रहे थे। 1913 में वो भारत छोड़कर इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी यानी कि अमेरिका में, इन दोनों जगहों ने उनकी सोच को एक नया रूप दिया। विदेश में उन्होंने पहली बार वो समाज देखा जहां कोई ऊंच नीच नहीं थी, किसी ने उन्हें अलग नहीं माना, हर कोई उन्हें इंसान समझकर पेश आता था। ये उनके लिए जैसे किसी नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। वो सोचने लगे, अगर यहाँ हर इंसान को बराबरी मिल सकती है तो मेरे देश में ऐसा क्यों नहीं है। यहीं से उनके अंदर बदलाव लाने की आग और भी तेज हो गई। उन्होंने दिन रात पढ़ाई की, एक तरफ इकोनॉमिक्स, दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइंस और तीसरी तरफ सोशियोलॉजी। हर विषय में
वो गहराई से उतरते। अमेरिका में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री भी हासिल की, जो उस समय किसी भारतीय के लिए बहुत बड़ी बात थी। लोग उन्हें डॉक्टर अंबेडकर कहने लगे। पर डॉक्टर बनने के बाद भी उनका मन अपने लोगों में ही था। वो कहते थे, मैं यहाँ अकेले ऊंचा नहीं उड़ सकता जब तक मेरे लोग जमीन पर झुके हुए हैं। और अब अगले भाग में हम ये जानेंगे, जब डॉक्टर अंबेडकर विदेश से भारत लौटे तो कैसे उन्होंने अपने ज्ञान को समाज की आवाज बना दिया, कैसे शुरू हुई वो जंग जिसने सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ डाला। तो जुड़े रहिए अगले भाग में भारत वापसी और समाज सुधार की शुरुआत की कहानी के साथ, जहां डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि आवाज बन चुके थे एक नए भारत की। पार्ट 3, भारत वापसी और समाज सुधार की शुरुआत। साल था 1917। लंदन और अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत लौटे। अब वो डॉक्टर बन चुके थे, ज्ञान, आत्मविश्वास और बड़े सपनों से भरे हुए। पर जैसे ही उन्होंने भारत की जमीन पर पहला कदम रखा, उन्हें वही पुराना समाज दिखा जहां इंसान को उसके जन्म से आंका जाता था, जहां छूने, बैठने और बोलने तक की मनाही थी। डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये झटका था। विदेश में उन्होंने बराबरी देखी थी और अब यहाँ हर जगह भेदभाव और डर था। उन्होंने सोचा, अगर मैंने इतना कुछ सीखा है तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे लोगों के लिए है। बड़ौदा के राजा सयाजी राव ने यह वादा किया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें नौकरी देंगे। वो वहां पहुंचे, पर वहां किसी ने उन्हें रहने की जगह नहीं दी। होटल वालों ने मुंह मोड़ लिया। किराए के मकान वाले सुनते ही दरवाजा बंद कर देते। वो मजबूरन होकर एक पारसी होटल में फर्जी नाम से ठहरे, पर जब सच का पता चला तो उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। वो सारा दिन सड़कों पर भटकते रहते, भूखे, थके, अकेले, लेकिन अंदर से पहले से ज्यादा और मजबूत हो चुके थे। वो कहते थे, जिस समाज ने जगह नहीं दी, वो समाज में अपनी जगह मैं खुद बनाऊंगा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह समाज सुधार के काम में लग गए। वो चाहते थे उनके जैसे हर बच्चा पढ़ सके, हर इंसान सम्मान से जी सके। 1919 में उन्होंने मूक नायक नाम से अखबार शुरू किया, जिसका मतलब था बिना आवाज वाले लोगों की आवाज। इसके जरिए उन्होंने समाज के अन्याय, अंधविश्वास और भेदभाव के खिलाफ लेख लिखे। लोग पहली बार खुलकर बोलने लगे। दलितों को लगा अब कोई है जो हमारी बात करता है। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की, जिसका उद्देश्य था शिक्षा, आत्मसम्मान और एकता को बढ़ावा देना। उन्होंने स्कूल खोले, लाइब्रेरीज बनाई और लोगों को ये बताया, अगर तुम शिक्षित हो तो कोई तुम्हें दबा ही नहीं सकता। उन्होंने जगह जगह जाकर भाषण देने शुरू किए। लोग घंटों तक उन्हें सुनते, क्योंकि वो सिर्फ नेता नहीं, एक उम्मीद बन चुके थे। हर शब्द में आग थी, हर बात में सच्चाई थी। वो कहते थे, अगर तुम बदलना चाहते हो तो पहले खुद को पहचानो। उनकी बातों से समाज जागने लगा, लोग अपने अधिकार समझने लगे और यही जागृति आगे चलकर एक क्रांति बन गई। और अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचारों को राजनीति का रूप दिया, कैसे उन्होंने अंग्रेजों और बड़े नेताओं के सामने दलितों के हक के लिए आवाज उठाई और पूरे भारत में एक नई सोच की लहर शुरू की। तो जुड़े रहिए अगले पार्ट में। पार्ट 4, राजनीतिक सफर और अधिकारों की लड़ाई। अब भीमराव अंबेडकर पढ़ाई पूरी कर चुके थे। वो समझ चुके थे कि सिर्फ पढ़ाई से समाज नहीं बदलेगा, जब तक लोगों के पास अपने अधिकार नहीं होंगे तब तक। इसलिए उन्होंने ये ठान लिया, अब वो राजनीति में आएंगे ताकि हर इंसान को बराबरी का हक दिला सकें। साल था 1927। उन्होंने महाड़ आंदोलन शुरू किया। वजह थी, दलित लोगों को तालाब से पानी लेने नहीं दिया जाता था। भीमराव ने ये कहा कि पानी पीना, पानी किसी का निजी नहीं होता, ये सबका हक होता है। और हजारों लोग उनके साथ उस तालाब तक गए। वो सब ने
उन सब ने मिलकर वहां से पानी पिया। यह इतिहास का बहुत बड़ा पल था, क्योंकि पहली बार किसी ने ऊंच नीच के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी। पर कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। भीमराव और उनके साथियों को अपमान झेलना पड़ा। लोगों ने पत्थर फेंकने, मारपीट करने शुरू कर दी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल भी नहीं डरे। उन्होंने ये कहा, अगर इंसान बराबर नहीं है तो कोई धर्म या कानून मायने नहीं रखता। इसी समय उन्होंने मनुस्मृति नाम की उस किताब को जलाया जिसमें ऊंच नीच का जिक्र था। उन्होंने कहा, अब नया भारत बनेगा जहां इंसान की पहचान उसकी मेहनत से होगी, उसकी जाति से नहीं। इसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। ये पार्टी मजदूरों, किसानों और दलितों की आवाज बनी। उनके भाषण सीधे दिल को छू जाते थे। वो लोगों से ये कहते कि अपने हक के लिए आवाज उठाओ, क्योंकि जो चुप रहता है वो हक से दूर हो जाता है। फिर आया साल 1932, जब अंग्रेजों ने कहा कि दलितों को अलग वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। गांधी जी को ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने जेल में उपवास शुरू कर दिया। अब डॉक्टर अंबेडकर के सामने बहुत बड़ा फैसला था, अपने समाज के अधिकार या गांधी जी की जान। उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई, समझौता किया और पुणे समझौता पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की मौत हो, लेकिन मेरा समाज अब अपनी आवाज खुद उठाना सीख चुका है। इस घटना के बाद डॉक्टर अंबेडकर और भी मजबूत बन गए। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम की संस्था बनाई जो दलितों और गरीबों के अधिकारों के लिए काम करती थी। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को बराबरी, इज्जत और आजादी मिले। और अब वक्त आ गया था सबसे बड़े काम का, भारत का संविधान बनाना। अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपने ज्ञान और अनुभव से ऐसा संविधान लिखा जिसने हर भारतीय को बराबरी और हक दिया। तो बने रहिए अगले पार्ट में, पार्ट 5, संविधान निर्माण। अब देश आजादी की ओर बढ़ रहा था, ब्रिटिश राज खत्म होने वाला था और सबको एक ऐसे कानून की जरूरत थी जो हर इंसान को बराबरी, आजादी और न्याय दे सके। ऐसे समय में देश को मिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा इंसान जिसने जात पात, गरीबी और भेदभाव को बहुत करीब से देखा था। वो ये जानते थे कि अगर देश को सच्ची आजादी चाहिए तो सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं बल्कि सोच से आजादी भी जरूरी है। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ और कुछ ही समय बाद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। यानी अब पूरा देश उनसे उम्मीद लगाए बैठा था। वो ऐसा संविधान लिखेंगे जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगा। दिन रात बिना थके वो काम करते रहे। हजारों सुझाव, सैकड़ों मीटिंग्स, उन्होंने हर लाइन, हर शब्द सोच समझकर लिखा। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां सबको बराबर हक मिले। उन्होंने कहा था, अगर हम सब बराबर नहीं होंगे तो हमारी आजादी भी अधूरी रहेगी। संविधान में उन्होंने ये लिखा कि हर इंसान को बोलने की आजादी होगी, हर धर्म को मानने का अधिकार होगा और कोई भी इंसान जाति या धर्म की वजह से छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा। उन्होंने महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया, शिक्षा, नौकरी, सम्मान से जीने का हक। वो कहते थे, समाज तब ही आगे बढ़ेगा जब औरतें आगे बढ़ेंगी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को वो संविधान लागू किया गया, जिस दिन आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये वो सपना था जो डॉक्टर अंबेडकर ने सालों पहले देखा था। एक ऐसा भारत जहां सब इंसान बराबर हो। जब संविधान पास हुआ, पूरे देश ने डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान और मेहनत को सलाम किया, लेकिन वो खुद बहुत विनम्र थे। उन्होंने कहा, ये संविधान तभी सफल होगा जब लोग इसके असली मतलब को समझेंगे, बराबरी, इंसानियत और न्याय। पर दोस्तों, संविधान बन जाने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी आसान नहीं हुई। राजनीति में उन्हें और भी चुनौतियां मिलने लगी और कई बार गहरी निराशा भी।
अब अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कि कैसे एक महान इंसान ने देश की सेवा करते हुए भी अपने अंदर के संघर्षों से लड़ाई लड़ी। पार्ट 6, मंत्री पद, संघर्ष और निराशा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब पूरे देश के हीरो बन चुके थे। उनकी पहचान एक महान नेता, विद्वान और संविधान निर्माता की थी। लोग उन्हें इज्जत से बाबा साहेब कहने लगे। 1951 में उन्हें भारत का पहला कानून मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर बनाया गया। ये वो पल था जो कि बहुत ही गर्व से भरा हुआ था, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसे सभी स्कूल में पानी पीने नहीं दिया जाता था, कोई उसे पानी नहीं पीने देता था, अब देश के कानून बनाने वाला जो बन गया था। उन्होंने कहा था, अब मेरी जिम्मेदारी है कि हर इंसान को न्याय और इज्जत से जीने का हक मिले। मंत्री बनने के बाद उन्होंने कई जरूरी काम किए। उन्होंने हिंदू कोड बिल नाम का कानून लाने की कोशिश की, जिससे महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिले, जैसे कि विरासत में संपत्ति का हक, अपनी मर्जी से शादी या तलाक लेने का हक। पर उस समय बहुत से नेताओं को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बिल का विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर को बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत की महिलाएं भी पुरुषों की तरह स्वतंत्र और सम्मानित जीवन जिए। उन्होंने कहा था, अगर समाज में औरतों की बराबरी नहीं मिलेगी तो असली आजादी कभी नहीं आ पाएगी। लेकिन बार बार विरोध झेलने के बाद उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से संविधान जो बनाया था और अब वो खुद सरकार से दूर जा रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर बहुत थक चुके थे, शरीर से भी और मन से भी। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, पर वो फिर भी रुके नहीं। उन्होंने अपने आखिरी दिनों तक लिखना, पढ़ना और लोगों को जागरूक करना जारी रखा। वो कहते थे, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा सपना अभी अधूरा है। उन्होंने अपनी किताबें लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि समाज में बदलाव सिर्फ कानून से नहीं बल्कि सोच से आता है। उन्होंने कहा, जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो जीना भी बंद कर देते हैं। लेकिन अंदर से वो बहुत अकेले हो चुके थे। उनका मन अब शांति की तलाश में था। वो सोचते थे कि अगर धर्म इंसान को बराबरी नहीं दे सकता तो शायद नया रास्ता अपनाने का समय आ गया है। और यही सोच उन्हें लेकर गई एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक फैसले तक, जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपना धर्म बदलकर एक नया रास्ता चुना और बाबा साहेब से महान क्रांतिकारी बन गए। पार्ट 7, धर्म परिवर्तन और नया रास्ता। जिंदगी भर इंसान और बराबरी के लिए लड़ने वाला एक इंसान जिसने कभी हार नहीं मानी, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने समाज को शिक्षित किया, संविधान बनाया, लोगों को हक भी दिलाया, लेकिन उनके दिल में अब भी एक दर्द था। वो देखते थे कि आज भी लोगों के मन में ऊंच नीच की दीवारें थी। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, पर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि वो जानते थे जहाँ इंसान को इंसान ना समझा जाए वो जगह इंसानियत की नहीं हो सकती। उन्होंने कई साल धर्मों का अध्ययन किया, स्टडी की, हर धर्म को समझा, हर किताब पढ़ी, और जब उन्होंने बुद्ध के शब्द सुने, सब प्राणी समान है, किसी से नफरत मत करो, सत्य और करुणा के रास्ते पर चलो, तो उनका दिल वहीं ठहर गया। उन्हें लगा यही वो रास्ता है जहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं, सिर्फ इंसानियत है। और फिर आया वो दिन, 14 अक्टूबर 1956, नागपुर की धरती पर दीक्षा भूमि में लाखों लोग वहां जुटे थे। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या आज कुछ बदलने वाला है? डॉक्टर अंबेडकर अपनी पत्नी सावित्री बाई के साथ मंच पर पहुंचे। वो शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने बौद्ध भिक्षु के सामने घुटने पर झुककर बुद्ध धर्म की शिक्षा ली। उस पल पूरा माहौल रोशनी से भर गया। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, आजादी के थे, बराबरी के थे। बाबा साहेब बोले, आज मैं नया जन्म ले रहा हूँ। अब मैं किसी के नीचे या ऊपर नहीं, समानता और शांति के रास्ते पर चलूंगा।
फिर उन्होंने मंच से लाखों लोगों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। इतिहास में पहली बार किसी नेता ने लोगों को नफरत से नहीं, इंसानियत से नया धर्म दिया था। उस दिन बाबा साहेब सिर्फ धर्म नहीं बदल रहे थे, वो सोच बदल रहे थे। वो कह रहे थे, अगर दुनिया तुम्हें नीचा दिखाए तो नया रुख बना लो। अब उनके चेहरे पर शांति थी, वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो ये कह रहे हो कि अब मेरा मन शांत है क्योंकि मैंने अपना सच पा लिया है। लेकिन दोस्तों, इतना सब करने के बाद भी बाबा साहेब की जिंदगी का सफर यही खत्म नहीं हुआ। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, पर उनका आत्मबल अब भी मजबूत था। अब अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश और समाज की सेवा की और कैसे उनकी सोच आज भी जिंदा है हर उस दिल में जो बराबरी पर यकीन रखता है। पार्ट 8, अंतिम समय और अमर विरासत। बाबा साहेब अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां शरीर धीरे धीरे थकने लगा था। दिन रात मेहनत, संघर्ष और समाज के लिए लगातार काम, इन सब के वजह से उनके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगी। लेकिन सोचिए, जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन सिर्फ दूसरों के लिए जिया, क्या वो खुद के आराम के बारे में सोच सकता था? बिल्कुल नहीं। वो अब भी काम कर रहे थे, किताबें लिख रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और सबसे जरूरी बौद्ध धर्म के संदेश को फैलाने में लगे थे। उनका कहना था, जब तक मेरे शरीर में जान है मैं समाज के लिए काम करता रहूंगा। दिल्ली के छोटे से घर में उनका हर दिन किताबों और कागजों के बीच समय बीतता था। वो अब भी संविधान, धर्म और समाज पर सोचते रहते थे। उनकी पत्नी सावित्री बाई अक्सर उनसे ये कहती थी कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, पर वो मुस्कुराकर जवाब देते, मेरे पास समय नहीं है, अभी बहुत कुछ अधूरा है। दिसंबर 1956 की एक सुबह थी। ठंडी हवा चल रही थी। कमरे में उनकी किताबें बिखरी थी, टेबल पर नोट्स पड़े थे। वो अपने बिस्तर पर शांत लेटे थे, मानो लंबी यात्रा के बाद अब आराम कर रहे हों। 6 दिसंबर 1956 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनका शरीर अब शांत था, पर उनके विचार, उनकी आवाज लाखों दिलों में गूंज रही थी। जब ये खबर फैली, देश के कोने कोने से लोग रो पड़े। हर गली, हर मोहल्ले में एक ही नाम गूंजा, जय भीम। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में सम्मान था, क्योंकि वो जानते थे बाबा साहेब कभी नहीं मर सकते। उनकी बनाई संविधान आज भी हमारे देश की नींव है। उनका दिया संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी हर इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। वो हमें सिखा गए कि इंसान की पहचान उसकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और सोच से होती है। उन्होंने समाज को सिर्फ अधिकार नहीं दिए, बल्कि आत्मसम्मान जीने की हिम्मत दी। वो गए तो सही, लेकिन उनके शब्द अब भी जिंदा हैं। हर बच्चे की किताब में, हर जवान के सपनों में, हर उस दिल में जो बराबरी पर विश्वास करता है। तो अब इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य का रास्ता बन चुके थे। जब भी कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब भी कोई गरीब बच्चा शिक्षा पाने का सपना देखता है, वहाँ बाबा साहेब की आत्मा मुस्कुराती है, जैसे वो कह रहे हों, मैं जिंदा हूँ हर उस जगह जहाँ इंसाफ जिंदा है। और दोस्तों, यही है उस इंसान की कहानी जिसने अपनी जिंदगी समाज को रोशनी देने में लगा दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भले ही इस धरती से चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी हमें रोशनी दिखाते हैं। आज हमने ये जाना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में कितने संघर्ष झेले हैं, एक ऐसे समाज में पैदा होने के बाद जहां जाति के नाम पर इंसान को नीचा समझा जाता था। उन्होंने मेहनत, पढ़ाई और हिम्मत से अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान बनाने वाले नेता नहीं थे, वे समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने हर इंसान को बराबरी और सम्मान दिलाने की कोशिश की। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि शिक्षा, मेहनत
और हिम्मत से हर मुश्किल पार की जा सकती है। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको डॉक्टर अंबेडकर की कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई और अगली कौन सी किताब की समरी आप सुनना चाहेंगे। जय भीम।